स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज हमारी 6वीं क्लास है और इस क्लास में आज हमारे 540 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 540 क्वेश्चन। मैं डेली आपको 90 क्वेश्चन कराती हूँ और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको 600 प्रश्न कराऊंगी, तो यानी आज मेरे 540 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद मेरे जो भी 60 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका क्वेश्चन पेपर 18 नवंबर 2012 में आया हुआ था और इसका पहला प्रश्न है विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न करते हैं तो आप प्रश्न करने के बाद आपको कितना उसको टाइम देना है कि कितने टाइम के अंदर वो आपको प्रश्न का उत्तर देगा। इसके लिए ये डिपेंड करता है आपने किस तरह का विद्यार्थी से प्रश्न पूछा है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कितना हार्ड, कितना कठिन है, कितना सरल है या तुरंत जवाब दे सकता है, तो ये उस पर निर्भर करता है। इसीलिए हम इसका उत्तर देंगे डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर देखकर हम उसकी प्रतीक्षा का टाइम देंगे, यानी उसे टाइम देंगे ताकि वो रिप्लाई कर सके अपने प्रश्न के उत्तर का, प्रश्न को उत्तर दे सके। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का डैश का उदाहरण है। एक उदाहरण किसका? देखिए, आपका क्या है, आप किसी विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यानी कि आपका जो सोचने की जो क्षमता होगी वो अपसारी होगी, किसी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर का आपको सोचना है, चारों दिशाओं में सोचना है। का मतलब आपको हर एक बात को ध्यान में रखते हुए सोचना है। उसी हिसाब से आपकी जो सोच होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की होगी। इसीलिए इसका उत्तर होगा डी, यानी कि उच्च स्तरीय अपसारी होगा आपकी जो सोच की जो योजना होगी वो। अगला प्रश्न है तीसरा, सीखने यानी डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। देखिए, हम इस पे बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि आंतरिक रूप से जो भी विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा वो उसे किसी बाह्य कारक की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरनली बहुत ही अच्छे से मोटिवेटेड होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर होगा डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल वही कि मतलब बाहर की जो पुरस्कार उसे मिले, दंड, मतलब उस पुरस्कार के लिए उसे नहीं कोई कहते नहीं है लुभा सकता है कि हाँ किसी पुरस्कार के लुभाने की वजह से वो पढ़ाई करेगा, यानी वो सब चीज़ें उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए कि आपने जैसे अगर कोई बच्चा है साइंटिस्ट प्रवृत्ति का है, अच्छा सोच सकता है, लॉजिकल चाहिए, तो ऐसे में उसके लिए उसी के हिसाब से मोटिवेशन होना चाहिए, और पहले से ऑलरेडी वो मोटिवेटेड है तो उसे ज़रूरत नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा की। अगला प्रश्न है पांचवा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ये किसके द्वारा? ये है जेपी गिलफर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड के अलावा बुद्धि संरचना के सिद्धांत द्वारा समर्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश है। तो हम इसे पूरा करते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं? यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की अभिवृत्ति, यानी कि अभिप्रेरणा है, यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई भी बालक मोटिवेटेड है तो
उसको क्या होगा कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी भटकेगा नहीं या डिमोरलाइज नहीं होगा। उसे पता है कि मुझे अपने उद्देश्य को, यानी अपनी उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। जैसे अधिकतर हम देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े लेवल की कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन लोगों के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और कितनी भी उनको मतलब बीच बीच में ऐसी होता है कि पढ़ते 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 दिमाग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से सामाजिक बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो उनको पता है कि हमें जो सफलता मिलेगी वो उस पे ज़्यादा दृढ़ होते हैं। वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अभिप्रेरणा का काम करती है। अगला प्रश्न है 8वां। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए करते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि देखिए, सीधा सीधा साफ पता चल रहा है कि लड़के उपकरण यानी मशीनें देखते हैं और लड़कियां जो हैं वो आंकड़े यानी लिखने का काम करती हैं, और जो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको धोने का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है क्लास के अंदर, यानी पहला ही होगा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती हैं। अगला प्रश्न है 9वां। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। अगला प्रश्न है 10वां। रेलवे का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किसका? रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किसका उदाहरण है? ये आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश का। अगला है 11। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, यानी कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है या जो आप कहते पाठ योजना बनाई है, लेसन प्लान बनाया है, वो मतलब कि वही फॉलो करना है, चाहे बच्चे को समझ में आए या नहीं। जैसे डे में लिखा हुआ है कि इस दिन ये पढ़ाना है तो वही पढ़ाया जा रहा है, बेशक बच्चे समझ रहे हैं या ना समझ रहे हों। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें पता चल रहा है कि वो योजना की दृढ़ता, यानी कि योजना की दृढ़ता क्या है, शामिल नहीं होती है पाठ्य योजना में। अगला प्रश्न है 12। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ। तो उत्तर होगा उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, यानी कि सीखने खुद। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का मतलब होता है जो वो खुद काम करता है, सीखता है और उसे किस तरीके से क्या कर रहा है, वो अनुवीक्षीकरण उसका कैसे करता है, यानी कि उसका कैसे उपयोग करता है, ये देखना कि गलत है सही है और उसका उपयोग करना आगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। अनुवीक्षण का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, यानी कि अधिगम का स्वनियमन का अर्थ ही होता है कि कैसे जो लर्नर है अपने उस नॉलेज का जो उसने सीखी है उसे कैसे वो मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि अगर हिंदी लिख रहा है तो हिंदी का सही तरीके से लिख रहा है कि नहीं, कहाँ पे कॉमा लगाना है, मात्राओं में गलती ना हो, मतलब इस तरह की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को वो खुद मॉनिटर करेगा। उसी को पूरे को हम बोलते हैं अधिगमकर्ता का स्वनियमन। अगला प्रश्न है मैडम चाय खाती हैं वाक्य में। तो देखिए, सेंटेंस अगर देखा जाए तो उस सेंटेंस जिस तरीके से लिखना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपकी वर्ब होती है, इस तरह से जो भी इसमें है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी है उस दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। यानी मैडम चाय खाती हैं, बस जो अगर देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, पी जाती है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से गलत है। लेकिन अगर देखा जाए वाक्य विन्यास की दृष्टि से एकदम सही है, जो फॉर्मेशन होना चाहिए वही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला प्रश्न है सीखने के
सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग को। देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है टेम्परेरी हेल्प, यानी जो कि किसके द्वारा दी जाती है, किसी जो नॉलेजेबल बंदा होगा या जो नॉलेजेबल व्यक्ति होगा आपके आसपास, उसके द्वारा जो आपको मदद दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फिर चाहे वो किसी बालक के लिए उसका अध्यापक हो सकता है, या उसका मित्र हो सकता है, या उसके माता पिता, कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 16। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। यानी कि हमेशा हमने इसके स्टेप्स देखे हैं। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, नीड, यानी जब नीड होती है तब हमारा क्या होता है, हम उस नीड को पूरा करने के लिए आगे क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो पहले क्या है, उसकी नीड है, यानी उसे क्या है, भोजन प्राप्त करना है, जो कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये एक स्टेप से जा रही है बात, यानी कि मुख्य बात है कि उसे पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए, इसलिए भोजन की पूर्ति के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया है। पदानुक्रमिक आवश्यकता को हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड, यानी हायरार्की ऑफ नीड किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। मैस्लो के अनुसार 3 आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें पहली हमारी होती है व्यक्तिगत आवश्यकता, दूसरी हमारी होती है सामाजिक आवश्यकता, और तीसरी हमारी होती है जो है आपकी बौद्धिक आवश्यकता। पहली यानी व्यक्तिगत आवश्यकता में आपकी दैहिक आवश्यकताएं आ जाती हैं और आपकी सुरक्षा आवश्यकता आती है। दूसरा यानी जो हमारा सामाजिक आवश्यकता होती हैं, उसमें आपकी स्नेह की आवश्यकता आ जाती है। दूसरा आपका सम्मान की आवश्यकता आ जाती है। तीसरा जो आपका मैंने बताया था कि तीसरा जो होता है, उसमें आपकी दोनों आती हैं बौद्धिक स्तर की आवश्यकता, यानी बौद्धिक स्तर में आपका क्या होता है, आपको आत्मसिद्धि हो जाती है। तो ये जो थी तीनों आपकी आवश्यकताएं, यानी ये आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स होती हैं, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया। तो उनके अनुसार क्या था, सबसे पहले हमारी क्या होती है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, और व्यक्तिगत आवश्यकताएं में आपकी दैहिक यानी आपके खाना पीना, आपका रहना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा डी होगा। अगला प्रश्न है 17वां। बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है, क्या करता है, देखिए उनके क्या करता है, बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, क्या होते हैं, प्रगतिशील विद्यालय होते हैं। लैब विद्यालय का क्या उदाहरण होगा, उनके हिसाब से प्रगतिशील विद्यालय होते हैं ऐसे, जहाँ पे लैब विद्यालय होते समर्थित विद्यालय अगर होंगे तो उन्हें हम प्रगतिशील विद्यालय बोलेंगे। अगला है, जिसमें आपके कई सारे जैसे विद्यालयों में प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करके बच्चों को सिखाना, चलचित्रों के द्वारा दिखाना, लैब के माध्यम से, इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, पूरी व्यवस्था होती है, उसे हम प्रगतिशील विद्यालय कहते हैं। अगला है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो किन चरणों का, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, दूसरा है व्यक्तिगत और विनिमय का। देखिए, छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो आप दंड से बचने के लिए क्या करेगा, आज्ञा पालन करता है। दूसरा व्यक्तिगत और विनिमय, यानी व्यक्तिगत, जैसे एक उदाहरण हमने पढ़ा था, हमें याद है कि अगर मैंने कल तुम्हें मान लीजिए तुम्हें टिफ़िन दिया था, तो आज तुम भी अपना टिफ़िन शेयर करोगे, या कल मैंने पेंसिल दी थी तो तुम मुझे आज रबड़ दोगे, मतलब इस तरह का आदान प्रदान। तो ये सब आपके किस में आते हैं, लॉरेंस कोहल वर्ग के चरणों में आते हैं, जो कि 3 चरण दिए हैं, और उन 3 चरणों में उसकी कितनी, हर एक चरण में 2-2 अवस्थाएं उन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका 20वां प्रश्न है। एक विद्यार्थी कहता है,
उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बहुत ही आसान है। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो हम लोग कभी बच्चे को डांटते नहीं है। शायद आपने भी कई बार करा होगा। हम उससे बोलते, अच्छा दादाजी आए हैं, हम इस तरह से उनसे बात करते हैं, यानी उनको करेक्ट करते हैं बिना उनको किसी तरह के डांट के फटकार के। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। हम कहेंगे, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। यानी जब बच्चा कई ऐसी गलतियाँ करता है जिसका अर्थ मतलब रिस्पेक्टेड नहीं होगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं होती। बच्चा उतना सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा उसके अंदर विकसित दिमागी रूप से इतना विकसित नहीं हो पाता कि जो बड़े होते हैं उनके साथ हमें किस तरह से बात करनी है। तो आया है शब्द लगा दिया जैसे उसके घर में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन हम उसे करेक्ट करने के लिए इसी तरीके से उसे बताएंगे, सिखाएंगे। अगला प्रश्न है 21। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृतांत रिकॉर्ड की विशेषता है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि कैसे घटना वृतांत रिकॉर्ड की विशेषता है, मतलब हमें ये बताना है कि क्या विशेषता है जो हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे समझेंगे इसको, सपोज अब अगर आप किसी बच्चे को या आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को किसी पिकनिक पे ले जाते हो या कहीं विजिट कराने के लिए ले जाते हो, घुमाने के लिए ले जाते हो, भ्रमण के लिए ले जाते हो, तो इसमें आप उसके के लिए आप कैसे उस रिकॉर्ड को के लिए आप ये कह सकते हो कि हाँ, इससे ये साक्ष्य हो जाएगा कि बच्चे के मतलब बच्चे की जो शिक्षा का क्या हो सकता है, प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कैसे हो सकता है कि हाँ, कि बच्चे को कैसे पढ़ाया गया, कैसे बताया गया, ये नहीं हो सकता। ये तो एक घटना है कि बच्चा वहाँ पे जा रहा है, जो आसपास की चीज़ें हैं वो देख रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करेगा, उन्हें देखेगा, उनका उसमें पार्टिसिपेट होगा। तो ये तो एक व्यक्तिगत क्या है, वो चीज़ें खुद जाके मतलब उसमें खुद इन्वॉल्व हो रहा, वहाँ पे कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहाँ तो वो खुद इन्वॉल्व हो रहा। तो ये हम इस माध्यम से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एक फीडबैक का तरीका है कि कहीं बच्चा अगर उसका घटना या वृतांत को बताता है तो। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की रक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका? विकासात्मक अवस्थाओं का। यानी कि मिश्रित आयु वर्ग के बच्चे हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं और अलग अलग उनकी उम्र है। तो अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए ये एक चैलेंज होता है कि हमें ये एक शिक्षक को ध्यान रखना है कि उसका हर एक बच्चे का क्या हो, विकास हो। तो यानी कि हर एक बच्चे को कुछ सीखने को मिले, उसमें कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, यानी उनका पूर्णतः विकास हो। तो इस चीज़ का सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, देना पड़ेगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगला प्रश्न है जो कि आपका 23वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होंगे? बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। बिल्कुल सही। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, वो बच्चे कभी भी बिना किसी की मदद के क्या करते हैं, अपने पूर्ण विकास के लिए मतलब उन्हें पता है कि उनका भला कैसे हो सकता है, उसके लिए वो सोच सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनली इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें सही गलत किस रास्ते पे जाना है, जजमेंटल होते हैं कि किस चीज़ को क्या करने से मतलब ओवरऑल उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हमारे इसका उत्तर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है 24वां, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका आंसर होगा डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। यानी कि अगर विकास की बात करते हैं तो एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम देखिए हमारे प्याजे भी कहते हैं और नॉर्मल हम लोग भी जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा होगा तो पहले वो घुटनों से चलना शुरू होता है, धीरे से फिर वो बड़ा होता है, पहले उसके पूरा 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 उसका दिमाग का यानी उसका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, फिर उसका हाथ पैर बढ़ते हैं। मतलब इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे हर एक अवस्था में, जैसे उसके दांत हैं तो किस अवस्था में उसके दांत निकलेंगे, दांत आएंगे उसके, किस अवस्था में उसके दांत दोबारा जो दूध के दांत होते हैं वो जाते हैं, फिर पुनः आते हैं। तो ये सारे क्या है, एक क्रम है। तो यानी कि जो विकास होता है वो एक क्या होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये हमारा होगा डी। अगला प्रश्न है 25, शिक्षक
का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया था। 27वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में यानी कि एसिलरेशन का अर्थ होगा, यानी संवर्धन का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा, आइए देखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान यानी स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च या ग्रेड में क्या करना? प्रोन्नत करना होगा। यानी कि आप देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में क्या एसिलरेशन का अर्थ होगा, यानी कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो उनके लिए जो करेंट स्तर या ग्रेड का जो तरीका होगा वो तो उनके हिसाब से कम होगा, इसीलिए उन्हें क्या है, नेक्स्ट स्टेज पर जाके उनको क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। यानी कि उनका जो प्रमोशन होता है वो नेक्स्ट ग्रेड के हिसाब से आकलन करके उनका, और फिर उनको प्रमोट किया जाता है। अगला प्रश्न है 28, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये अनदेखा करना चाहिए कि वो एक एकल परिवार से आता है, यानी न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, उसे अन्य बच्चों की तरह ही समान व्यवहार करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 29वां, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उसके लिए कौन सी गतिविधि यानी कौन सी एक्टिविटी अच्छी होगी? संकल्पनाओं के आधार पर किसी मौलिक नाटक की अगर हम उनसे राइटिंग कराएंगे तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, उनके स्किल के हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, आखिरी है इस सेट का, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ये हमारा उत्तर होगा, यानी कि शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा जो उत्तर होगा शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जन बनेगा, अगर कोई बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है तो। अगला यानी ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। अगला हम दूसरा सेट शुरू करते हैं। ये दूसरा प्रश्न पत्र आपका आया था 29 जनवरी 2012 का है ये। आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब बच्चा फेल हो जाता है, यानी कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। देखिए हम सबसे पहले यही मानते हैं कि बच्चा कुछ भी सीख कर नहीं आया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की यानी कि अध्यापक की होती है। भले हम आज ही टेक्निकली हम ये बोल देते, नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट भी घर पर देखें, लेकिन अगर सोचिए अगर किसी जैसे गरीब स्कूल के जो गरीबी के बच्चे, गरीबी माहौल में पढ़े हुए बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो गरीब हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जिनके माँ बाप खेती किसानी करते हैं, वो उनके माँ बाप पढ़े हुए नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की और टीचर्स की होती है कि बच्चा सीखे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके घर का माहौल कैसा है, लेकिन अगर बच्चा विद्यालय आता है तो उसे हमें सिखाना है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है शिक्षा का। तो उसके हिसाब से क्या होगा, यानी अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हुई है। अगला प्रश्न है दूसरा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगर हम शिक्षण से अधिगम यानी सीखने पर अगर हम बल देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम
जब सीखेगा बालक, जब हम उसके हिसाब से पढ़ाएँगे, उसकी आवश्यकता को देखेंगे, उसके माहौल को देखेंगे, उसकी मेंटालिटी को समझेंगे, तब अब जब हम उस बच्चे को अगर सचमुच सिखाना चाहते हैं, तो अधिगम कराना चाहते हैं, उस पे अगर हम बल देना चाहते हैं कि बच्चा सीखे, तो उसके लिए हमें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ेगा, या नॉर्मली आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वो इसी पद्धति पे दी जा रही है। अगला प्रश्न है तीसरा, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभाविक पद्धति है, कौन सी होगी? विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा प्रैक्टिकली खुद करेगा तो उसे हर एक पॉइंट याद होगा, उसे पता होगा कि मुझे क्या करना है, या उसने क्या किया था, पहले बीज गड्ढा खोदा, फिर बीज डाला, पानी डाला, थोड़ा सा डाला, फिर इंतजार किया, धूप में रखा पौधा, उससे उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई, मतलब खुद ऑब्जर्व करेगा एक एक चीज़, तो वो अच्छे से सीखेगा। अगला प्रश्न है चौथा, समावेशी शिक्षा क्या होती है? कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। बिल्कुल, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कक्षा में अगर समावेशी यानी हर तरह का बालक है कक्षा के अंदर, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, यानी एंजॉय का ऐसा माहौल बना कर रखेंगे। एक इस तरह का माहौल होना चाहिए कक्षा के अंदर कि चाहे कोई बच्चा कहीं भी किसी भी विविधता से हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी स्टेट का हो, और उसकी भाषा अलग है या उसका रहन सहन अलग है, उसका रीति रिवाज अलग है, तो हम उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ना लेके पॉजिटिव तरीके से लेंगे, क्योंकि एक क्लास में इतनी सारी विविधता देखने को मिलेगी और हर एक बच्चा एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए, आंसर बहुत ही अच्छा है, जो केवल सत्य और असत्य पे आधारित होंगे उनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? क्या होगी? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना। बिल्कुल, अगर प्रगतिशील शिक्षा की ये बिल्कुल पहचान होती है कि ये नहीं टाइम टेबल बना दिया तो इतने टाइम यही टीचर आएगा, चाहे पहली क्लास उसकी सपोज उसकी पहली क्लास हुई है हिंदी की, अब बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आई, अब बेल बजी और वो क्या हुआ, बेल बजने के बाद टीचर चला जाए। नहीं, कई बार ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अगर समझ में नहीं आया, बच्चों अगर टीचर को और ज़्यादा टाइम लेना है तो दूसरे टीचर से बात करके अपने शेड्यूल को यानी टाइम टेबल को चेंज करे, मतलब आवश्यकता के अनुसार, यानी उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी उसको बदला जा सके। ये नहीं कि बस अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, बच्चे को बस आपका टाइम पीरियड घंटा बज गया, अब आप जाओ, अब हमारी बारी, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी। अगला है सातवां, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यानी कि देखिए, प्रश्न है, यह जांच करता है, क्या जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, या वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। यानी कि वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में चिंतित है। यानी कि अगर कोई भी शिक्षक ये देखता है कि जो प्रश्न पत्र उसने बनाया है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या देखा जा रहा है कि उस प्रश्न पत्र में इस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न लिए गए हैं जिससे विद्यार्थी यानी प्रश्न परीक्षा में विशेष कोई पर्टिकुलर विशेष उद्देश्य है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैसेज देना चाहता है, कोई उद्देश्य लिया उसने, और या फिर ये कि केवल बस ये वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आने चाहिए और उनको लिख दिया इस तरह का। तो ये इसका आंसर होगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो भी बच्चे ने क्या है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यही मतलब होता है कि शिक्षार्थियों का अनुभव क्या है, कहीं अगर गए हैं, क्लास में हैं, कुछ कोई उन्होंने किसी नाटक में पार्टिसिपेट किया, किसी खेल में खेला, तो उसको क्या उन्होंने उससे सीखा, उनका अनुभव क्या हुआ, या किसी यात्रा वृतांत में गए हैं तो वहाँ का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, क्या देखने को मिला। ये सारी की सारी चीज़ें किसमें, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का एक दृढ़ विश्वास होता है। तो आंसर हमारा तीसरा होगा, जिसका उत्तर है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से
किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है 10। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। हर एक बच्चे में हमने हर बार यही बात करी है कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें अपनी क्या करना चाहिए, क्लास का माहौल होना चाहिए और उसके सीखने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह तरह के अनुभवों को उपलब्ध कराना, अलग अलग चीज़ों को उपलब्ध कराना जिससे वो सीख सके। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल सही। कौन सा विकास का सिद्धांत है? बिल्कुल विकास का सिद्धांत ये है कि जो हर एक इंसान अलग अलग होता है तो उनके विकास की जो दर होगी वो कैसे सेम हो सकती है कि आपने किसी बच्चे पूरी क्लास में बैठे हैं, अगर सारे बच्चों ने एक पार्ट पढ़ाया तो सारे बच्चों ने बिल्कुल एक साथ सारा सीख लिया। कोई जल्दी सीखेगा, कोई दूसरी चीज़ सीखेगा, कुछ आगे सीखेगा। तो हर इनमें क्या होगी, सीखने में वैराइटीज़ होगी, यानी वेरिएशन होगी। तो यही हमारा क्या है, विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है 12। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो है क्या है? मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यानी कि किसी मानव का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, दूसरा संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक और सामाजिक। ये इतने क्षेत्रों में से किसी मानव के विकास को विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 13। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों में कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, किस पे? ज्ञान के निर्माण पर। अगला प्रश्न है 14। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। यानी कि इसके संवेग, यानी कि उसके इमोशन किससे जुड़े हैं? माँ से जुड़े हैं और अब वो माँ से बिछड़ रहा है। अपनी माँ से बिछड़ने के दुख से वो क्या करता है, अपनी दादी की गोद में जब जाता है तो रोने लगता है। अगला प्रश्न है जो कि 15वां है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। 16वां है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। यानी राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता हो रही है जिसमें कहाँ केवल गर्ल्स ही गर्ल्स गई हैं, उन्हीं को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि मतलब केवल लड़कियाँ ही अच्छा गाना गा सकती हैं। तो ये भी, इस तरह की सोच भी क्या होती है? लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाती है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक ही महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये है सामाजिक। देखिए विगोत्स्की सामाजिकता की बात करते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा सामाजिक। अगला प्रश्न 18। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। यानी कि क्या करें, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है, अलग अलग कार्यों का। तो यानी वो किससे है? वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला प्रश्न है 19। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगमन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागमन डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? सक्रिय भागीदारी पे। यानी कि जब बच्चा खुद पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद यानी एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, उत्तर देगा, पार्टिसिपेट करेगा, उस पर्टिकुलरली चर्चा को पे डिस्कस करेगा, सामने वाला बोलेगा तो उस पर प्रतिक्रिया देगा, यानी कुछ ना कुछ बोलेगा, तो इस तरह की एक्टिविटी सक्रिय भागीदारिता में आएगी। तो आपका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है 20।
तो हमारा 20वां प्रश्न का उत्तर होगा विषय वस्तु की प्रवीणता। यानी कि इसमें प्रश्न क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगमन को प्रभावित करने वाला कारक है। डेफिनेटली विषय वस्तु की प्रवीणता मतलब अपने विषय वस्तु में कौशल होना। यानी एक शिक्षक का काम है कि वो अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो उसमें वो कौशल हो, यानी उसे उसकी अच्छी नॉलेज हो। अगला प्रश्न है 21, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगर इस तरह की अगर नैतिकता सिखानी है तो उसी नैतिक मूल्यों पर उन्हें ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाए, या वाद विवाद प्रतियोगिता करा दी जाए, उन्हें इन्वॉल्व करा दिया जाए, या उन्हें उसके टॉपिक पर बोलने के लिए बोला जाए, तो इस तरह से वो उस पर अच्छे से नैतिक मूल्य का उनके अंदर अच्छे से विकास होगा। अगला प्रश्न है 22, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। यानी कि जैसे हम बोलते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग, आपस में एक दूसरे को शेयर करना सीखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखें, और बहुत सारे जो समाज में रहने के लिए जो सामाजिक तौर तरीके हैं वो आपस में उस छोटे से स्तर से ही शुरू कर दे सीखना। इसीलिए उन्हें अपने हम उम्र के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित कराना चाहिए। तभी तो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, आपस में गेम खिलाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं और ड्राइंग कराते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के छोटी छोटी एक्टिविटी उन्हें कराते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है 23, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निर्योग्य बच्चे से मतलब है यहाँ पे जो किसी तरह से विकलांग बच्चा होता है, यानी कि जो कि आपका फिजिकली चैलेंज बच्चा हो, जिसे किसी तरह की मतलब प्रॉब्लम हो, या देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता। तो इस तरह के बच्चों के लिए जब वो विद्यालय में पहली बार आए तो क्या करेंगे, उसके लिए जो भी योजना बनाएंगे उसमें उसके माता पिता को इन्वॉल्व रखेंगे, ताकि उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वो भी कुछ मतलब कुछ पूरी इस तरह से उनका रूटीन हो कि जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो। इसीलिए उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर करना चाहिए, यानी उनके साथ ही चर्चा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो ये हमारा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, ये क्योंकि प्रीवियस हैं तो यहाँ हमारे क्वेश्चन सेट में भी रिवाइज बार बार रिपीट हो रहे हैं। मानव व्यक्ति परिणाम है किस चीज़ का, मानव व्यक्तित्व कैसा किसका परिणाम होगा। एक तो अनुवांशिक जो माता पिता से लक्षण मिले हैं यानी अनुवांशिक लक्षण, और दूसरा जिस समाज से वो वातावरण से वो सीख रहा है, तो यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। यानी मानव जो उसके एक व्यक्ति के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है उसको। अगला है 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा ऑलरेडी बताया कि हर एक बच्चे का विकास भिन्न तरीके से होता है, इसीलिए वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो हमें मतलब हमारा उत्तर होगा डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अगला 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो है पहला चरण पूछा है, यानी इसमें हमारे कितने 4 चरण होते हैं। पहला है समस्या के प्रति जागरूक होना, यानी बच्चा समस्या के प्रति जागरूक, बच्चे को पता हो कि उसे परेशानी क्या है और वो उसको क्या कर सके, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अपनी समस्या को बता सके, पहला चरण। दूसरा कि जब उसे समस्या के बारे में पता चल जाए तो एक क्या बनाए, उसके लिए योजना बनाए कि कैसे उस समस्या का समाधान हो सकता है, और जो उसने योजना बनाई है दूसरा उसका तीसरा होगा कि उस योजना को कैसे वो अप्लाई करे ताकि उसका परीक्षण कर सके, और चौथा होगा विश्लेषण, और लास्ट में होगा कि वो उस निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। तो ये चार होते हैं, जिसमें से आपका पहला होगा समस्या के प्रति जागरूक, यानी कि उसे पता होना चाहिए बच्चे को कि समस्या क्या है और उसे वो बोल सके, बता सके या खुद समझ सके। अगला है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। अगला प्रश्न है,
29 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अगर उन्हें हम एक ही तरीके से बताएंगे कोई भी चीज़ तो वो बोर होने लगेंगे। तो अगर हमें उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वेरिएशन भी रखनी पड़ेगी। दूसरा, हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चा क्या होता है, ऊबने लगता है, यानी उसे बोरियत फील होने लगती है। अगला प्रश्न है 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं, किसकी ओर, यांत्रिक अभ्यास की ओर। यानी कि बच्चे को बार बार क्या कराना चाहिए, अगर उसके अंदर, शिक्षार्थी के अंदर त्रुटियां हैं तो इसका मतलब है उसे किसकी ज़रूरत है, ये बताती है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, उसे बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है हमारी तीसरे सेट की, यानी हमने 60 प्रश्न इस वीडियो के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम शुरू करते हैं अगले सेट की, जो कि आया था 29 जनवरी 2012 का है। हमारी वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की हो गई है, ज़्यादा टाइम हो रहा है। मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ने हैं ताकि क्वेश्चन में आए तो हम उनका उत्तर दे सकें, आंसर दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के, जो कि हमारा तीसरा सेट था। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है, क्या करता है, विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है दूसरा, विकास शुरू होता है, कहाँ से होता है शुरू, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती, क्या कहलाती, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला 7वां प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी कि जब आप कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है, जब आप चिंतन करते हैं तो, यानी आपका बौद्धिक स्तर की आप बिना चीज़ों की मौजूदगी के और उन पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी बौद्धिक स्तर इसमें देखा जाता है। अगला प्रश्न है 8, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। देखिए बाल केंद्रित है तो यहाँ पे बाल केंद्रित का मतलब ही होता है कि इंडिविजुअल, हर एक बच्चे की आवश्यकता का ध्यान दिया जाएगा और उसके हिसाब से उसे सिखाया जाएगा। 9वां प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना या कुछ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को में जोड़ना, तो वो कहलाती है स्कीमा। जैसे एक वो बताया था कि बिल्ली देखी, बाद में बाहर कुत्ता देखा, उसे एक दूसरे से जोड़ दिया कि ये बिल्ली है, देखो कैसे भौंकती है, तो मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को आपस में जोड़ दिया। अगला प्रश्न है 10वां, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों में ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है, किसको, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को। यानी हमेशा टीचर यही सोचता है कि ये जो, जैसे अगर हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो वो हमें किस में, अगर हमारे सामाजिक की हिंदी में बुक है तो हम वहाँ भी सीखेंगे। दूसरा, अगर हमें किसी को लेटर लिखना है तो वहाँ भी हम सीख सकते हैं, या कहीं हमें किसी जगह न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वहाँ भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते, किसको, हिंदी को। तो ऐसी इंग्लिश होती है, तो मतलब जो, या हम गणित सीखते हैं तो हम मैथ्स को कहाँ पे कैलकुलेशन में अपना डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या आगे की क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीचर जो सिखाती है वो हमेशा ये सोचती है कि वो अपने आगे दूसरे विषयों के साथ उसे जोड़ सके। मैंने विषय भी बताए और आपको अलग अलग क्षेत्र भी बताए, जिससे वो आपस में किस तरह से बच्चा जोड़ता है अपने पढ़ाई को। अगला प्रश्न है 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है, किससे, ये आपका सृजनशील जो होंगे वो आपका जो जुड़ा होता है वो आपसे अपसारी, यानी बहुविध चिंतन, यानी कि अलग अलग डायमेंशन में सोचने की क्षमता को। अगला प्रश्न है 12, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, किससे, आंतरिक रूप से, उसके मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इसीलिए वो बहुत ही क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम
कर रहा है, और कठिन परिश्रम हमेशा तभी होता है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो इसीलिए अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी आप मोटिवेटेड नहीं है, आपसे वो काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। इसलिए इस बात पे हमेशा फोकस करिए कि जो बच्चा या आप स्वयं जब किसी चीज़ के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो उसमें अपना 100% डालेंगे और आपका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, किसका? ये आता है आपका सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न 14, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा बाल विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, किसके लिए? शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, यानी अलग अलग तरीके से बच्चे का क्या हो सके, विकास हो सके और बच्चा जो शिक्षार्थी हैं वो क्रिएटिव बन सके, यानी क्रिएटिव माइंड हो उनका। अगला 15वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त यानी एक जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? यह उसके सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगमन, या फिर उसके मनोरंजन द्वारा अधिगमन, या भाषा निर्देशित, या प्रतियोगिता आधारित। तो ये आपका क्या है, इसमें सामूहिक आपका सामूहिक आ रहा है, ज़्यादा समूह में दिखा रहे हैं, यानी कि लोगों की इकट्ठाई, यानी कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करे? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार काम कर रही है। अगला प्रश्न है, यानी इसका उत्तर था बी। अगला है 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षक में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न 18, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, यानी कोहल वर्ग के अनुसार ये क्या है? नैतिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न है 19, एक शिक्षार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को डैश में सहायक की आवश्यकता है, किसमें उसको सहायक की आवश्यकता है? उसके भावात्मक क्षेत्र में, यानी वो भावनात्मक तरीके से कैसा है, बहुत ही उसे घर में बहुत ही इमोशंस, यानी इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसे उसके इमोशंस को कैसे बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए उससे प्यार से बात करनी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो भावात्मक क्षेत्र में उसको अपनाना पड़ेगा, यानी टीचर उसको सहायता कर सकती है उसके। अगला है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं, किसमें? समाजीकरण में। बिल्कुल, ये सीखेंगे तो साथ में मिलजुल के एक दूसरे को साथ ही साथ उनके समाजीकरण का भी विकास होगा, किसके? शिक्षार्थियों का या विद्यार्थियों का। अगला 21वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा का उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि उनकी किसी भी तरह की जो भी निर्योग्यता हो या योग्यता है उसको एक तरफ रख के और सभी बच्चों को समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग जो होगा वो किससे संबंधित है? आनुवंशिक कारक होता है। अगला प्रश्न है 23, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं, किसकी? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों का। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, किसकी? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरह से सीखता है, कोई जल्दी तो कोई देर में। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती हैं, किसको? शारीरिक गठन को।
26वां प्रश्न है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशा यानी कुंठा का सामना करेंगे? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। बिल्कुल सही। जब उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो कक्षा में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें रुकावट आएगी, यानी वो नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे से। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। किससे? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की समस्या से। अगला प्रश्न है 28, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। 29वां प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। किससे? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इस तीसरे सेट का, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वो है संवेदी प्रेरक चरण में, यानी कि बच्चे को अपनी जो चीज़ें होती हैं वो याद रहती हैं, वो यानी वस्तुओं के माध्यम से चीज़ों को याद रखता है। ये अगर उसके सामने कोई वस्तु होगी, जब तक उसके सामने कोई वस्तु है तो उसे याद रखेगा, अगर वो उससे के सामने से चली गई तो वो उसको भूल जाएगा, यानी वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे आज 540 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जा सके। दोस्तों देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए, या जिन्होंने शुरुआत करी है, या जिनके पास कम टाइम है, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं और आप लोगों के लिए अच्छा करूँ, अच्छा लेकर के आऊँ। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।